हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी लगातार आपकी कराई जा रही है एकदम स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ और चैप्टर वाइज तैयारी लगातार चल रही है। तो दोस्तों उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आप सभी लोगों को मिल रहा है संस्कृत का चैप्टर नंबर 2। इसमें आपको मिलने वाले हैं प्रत्याहार और उच्चारण स्थान के जो सूत्र होते हैं वे, इसके अलावा प्रयत्न टॉपिक मिलने वाला है जहाँ से आपके 2 अंक कम से कम 100% बनेंगे। सभी लोग जरूर देखेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी लोग नोट्स के बारे में बोल रहे थे कि नोट्स मोबाइल ऐप पर कब मिलेंगे। तो आपको बता दें, हमने आपको कहा था 1 फरवरी को आपके सभी नोट्स मोबाइल ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों मोबाइल ऐप पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जिनको भी नोट्स लेना है अभी स्पेशल ऑफर आपके लिए हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। आज ही जाइएगा, लिंक नीचे दिया गया है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा, सफलता मंत्र लिंक दे देंगे उस लिंक के माध्यम से। इसके बाद आप सुपर टेट के कोर्स में जाइएगा। इस प्रकार का आपका कोर्स बन करके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए सुपर टेट 2021 धमाका नाम से हमारा पूरा कोर्स है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट अफेयर की क्लासेस भी इसमें आपको प्रोवाइड की गई और इसमें आपको 12-13 फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप लोग पहले चेक कर लें। आपको नोट्स अगर पसंद आए तो आप आगे के लिए नोट्स को ले सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स है। इसमें यहाँ पर 949 का प्राइस लिखा हुआ, लेकिन इसमें आपको 150 का जो डिस्काउंट मिलेगा वो सीधे सीधे हमारी तरफ से डिस्काउंट मिलेगा। और ये प्राइस जो भी रखे गए हैं मोबाइल ऐप की तरफ से रखे गए हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कूपन कोड है SM150 150। कूपन कोड को इस प्रकार से अप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा 150 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपका कोर्स हो जाएगा 799 का। इसमें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी आगे की क्लासेस होंगी, जो भी आपके लिए स्पेशल अलग से हैंड रिटन नोट्स तैयार कराए जा रहे हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। और समय आने पर इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि आप लोग ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहते हो तो आज ही मोबाइल ऐप पर जा करके इस कोर्स को ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आज ही कोर्स से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, चैप्टर वाइज क्लास को, जिसमें संस्कृत के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सबसे था उच्चारण स्थान, लेकिन उसके सूत्र नहीं बताए थे। तो नंबर 1 से शुरू करेंगे, कंठ से। कंठ में हमने आपको का वर्ग बताया था, आ और हा बताया था। लेकिन सूत्र क्या होता, तो इसका सूत्र अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अब यहाँ से कंठा अगर हटा दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सूत्र आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि अकुह विसर्जनीय निया नाम किस के अंतर्गत आता है, किसके उच्चारण स्थान का सूत्र है। तो समझिएगा, आ का वर्ग और हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये सूत्र का मतलब है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है, कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठ का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तालु की ओर। तो सेकंड नंबर पर हमारा आता है तालु। इसका सूत्र होता है इचूय सा नाम तालु। ठीक है, यहां से भी अगर तालु हटा देंगे तो आपको याद रखना इचूय सा नाम तालु। अब ये आपको याद कैसे रहेगा, तो याद आपको ये जो ऊ की मात्रा वाला वर्ण दिख रहा है यही याद कराएगा, क्योंकि कु यानी कि हमने आपको बताया था कु लिखा हो तो क्या हो जाएगा, का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ चू लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, चा वर्ग हो गया। तो आपको याद कराया था हमने, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। बस इसी प्रकार से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे और आपको यही क्वेश्चन बन सकता है कि सूत्र का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये किन वर्णों के लिए है या फिर इसके किस उच्चारण स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ये सूत्र जो दिया गया ई चा वर्ग या शा, इन उच्चारण स्थानों को तालु के अंतर्गत रखा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के ऊपरी चिकने भाग यानी कि तालु को स्पर्श करती है। तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मूर्धा। मूर्धा क्या, ऋतुर साणाम मूर्धा। तो इसमें ऋर हो गया, टू यानी कि टावर्ग हो गया, रा हो गया। अब देख लेते हैं, ऋर दोनों प्रकार का, इसका टावर्ग हो गया, इसका रा हो गया, और शा षटकोण वाला सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर से सूत्र देख लीजिएगा और एक बार निगाह मार लेंगे, निश्चित तौर पर आपको ये पूरा सूत्र तैयार हो जाएगा और 1 अंक आपका 100% इस टॉपिक से, इस सूत्रों से पक्का हो जाएगा। प्रत्याहार अभी आपको नीचे मिलेंगे तो क्लास में एंड तक जरूर देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर देखिएगा। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों के
के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धक को टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या करता कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहा जाता है। अगला 4th नंबर आता है दंत। ऋतु, लृतु लसा नाम दंता, लृतु लसा नाम दंता, यानी कि लृतु ला और सा और ना ये आपके आ जाते हैं किसके अंतर्गत, दंत के अंतर्गत, यानी कि री आ जाता है, पूरा आपका तावर्ग आ जाता है, ला आ जाता है और शा आ जाता है। सा सीधा वाला जो आपका सा होता है वो इसके अंतर्गत आता है, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जो है वो दांतों में लगती है, अतः इन दांतों से बोले जाने के कारण इन्हें दंत का नाम दिया गया है। तो यहां तक आपको बिल्कुल पक्का याद हो गया होगा, सूत्र भी तैयार कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका ओष्ठ, उपोमाध्यनीया नाम मोष्ठो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उ इसके बाद क्या, पावर्ग तथा उपमाध्यनीय, ये आपका एक प्रकार से जो जैसे जिव्या मूलीय होता है वैसे उपमाध्यनीय भी होता है इसके अंतर्गत, जो कि आपके आयोग वाह के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, इन वर्णों का उच्चारण होता है और ओष्ठ से स्वरित होने के कारण इन्हें क्या, उच्चारित होने के कारण इन्हें ओष्ठ का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, तो नासिक पर पहुंच जाते हैं। वा माड़ा ना नाम नासिका चा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो आपका वड़ा हो, वहाँ हो, वड़ा इंग्या हो, ना हो या फिर माँ हो, अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार यानी कि अंकी विंदी का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन स्थानों के स्पर्श से उत्पन्न ध्वनियों के कारण नासिक यानी कि नाक से उत्पन्न ध्वनियां भी मिल जाती हैं, अतः इन वर्णों को नासिक या अनुनासिका कहा जाता है। याद रखिएगा, नासिक ध्वनि इनका नाम रखा गया है, नाक से बोले जाने के कारण प्रत्येक वर्ग का 5वां आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर, तो 7 नंबर है कंठ तालु। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब पहुंचते हैं कंठ तालु पर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कंठ तालु में क्या आ जाता है आपका, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और इसके बाद आ प्लस ई से ए बनता है, और आ और ए से ए बन जाता है। दोनों वर्णों के संयोग से बने इन दोनों वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का ही उपयोग होता है, अतः इन वर्णों को कंठ तालव्य का नाम दिया गया है। याद रखेगा, कंठ तालु इन दोनों से मिलकर बनता है, इस वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया है, कंठ तालु नाम रख दिया गया। ए और ए ये दोनों वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अगला कंठोष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों की ही आवश्यकता होती है। आ और ऊ से मिलकर के बनता है, इस वजह से ऊ आपका ओष्ठ हो गया, आ आपका कंठ हो गया, तो इससे मिलकर बनने के कारण कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान होता है। इन वर्णों को कंठोष्ठ कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले आते हैं आपके दंतोष्ठ, वकारस दंतोष्ठम। वकारस यानी कि वा वर्ण जो है, वा अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, सिंगल वर्ण है, इसलिए याद रखिएगा। 1 नंबर आपको देकर जाएगा, बहुत बार संस्कृत में पूछा जा चुका है। वा का उच्चारण स्थान और दंत या फिर ओष्ठ इनमें से कोई एक लगाकर चले आते हैं, वहीं पर गलती हो जाती है। वा के उच्चारण के समय जिह्वा दांतों से लगती है और ओष्ठ के कुछ हिलते हैं, अतः इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। याद रखिएगा। अंतिम आपका आता जिह्वा मूली, ऊपर उपमाध्यनीय आया था, अब यहाँ जिह्वा मूलीय आया है। जिह्वा मूलीय क्या होता है, जिव्या मूलीय लस्य जिव्या मूलम, जिव्या मूल का और खा का उच्चारण स्थान जिव्या मूल है। यह जीव का मूल स्थान यानी कि सबसे पीछे का भाग होता है, अतः इन्हें जिव्या मूलीय कहा जाता है। याद रखिएगा, जिव्या मूल जो जिव्या का मूल होता है, कंठ के पास का स्थान, इस वजह से, और का और खा यही इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया था पहला, उसमें भी क्वेश्चन कराया था, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। इनका साइन और ये वाला याद रखिएगा, दोनों उपमाध्यनीय का और जिव्या
मूल्य का, दोनों का सूत्र और ये आपका जो साइन है वो याद रखेगा। आप पहुंचते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार निर्माणम। प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है? तो आपको हमने माहेश्वर सूत्र बताए थे। माहेश्वर सूत्र पाणिनि के अनुसार जो शंकर जी का डमरू था उससे निकले हुए स्वर, उससे निकली हुई ध्वनियां हैं, उनसे क्या बनाया गया? उनसे निर्माण किया गया प्रत्याहारों को। और प्रत्याहारों की संख्या की बात की जाएगी तो मुख्य रूप से आपके 42 प्रत्याहार होते हैं और माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब क्या दिया गया देखिए जल्दी से। महेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हुई है, जिसका प्रयोजन प्रत्याहारों का निर्माण है। यानी कि आपको महेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण जो इत्संज्ञक वर्ण के रूप में हमने बताए थे, उन्हीं इत्संज्ञक वर्णों का यूज करके प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। किसका? प्रत्याहारों का। वर्णों के समूह को संक्षिप्त करना ही प्रत्याहार है। यानी कि वर्णों के समूह को हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? उनको ही हम प्रत्याहार का नाम दे देते हैं। याद रखिएगा, प्रत्याहार निर्माण में आदि वर्ण से प्रारंभ होकर अंतिम इत्संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों का ग्रहण आदिरंत्य सहेता, ये आपका प्रत्याहार का सूत्र है। याद रखिएगा दोस्तों। क्लास पसंद आए तो समझते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। शाम को 6:30 पर हमारी लाइव क्लास होती है, उससे आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहिएगा। आपकी यूपी टेट सुपर टेट की लगातार तैयारी कराई जा रही है और ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कि दोनों ही एग्जाम के लिए सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? प्रत्याहार निर्माण में आदि वर्ण से आरंभ होता है और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक ग्रहण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया? अच दिया गया। तो प्रत्याहार के निर्माण में आ से प्रारंभ होकर ए, औच में क्या हो जाएगा? औच के चा तक वर्णों का ग्रहण किया जाता है। यानी कि उसे छोड़ देते हैं, जो आपका वर्ण दिया गया चा, उसे छोड़कर उसके पहले तक के वर्णों को ले लिया गया, क्योंकि चा क्या है? यहाँ पर इत्संज्ञक का कार्य कर रहा है। तो इसके अंतर्गत आपके क्या आ गए? अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, आपको पता होगा। आ ई उ, रिर ए ओ ए ओ, ये आपके सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या इसके अंतर्गत 9 बताई गई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, समझते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई है? प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई गई है, लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनकी संख्या 44 बताई गई है। लेकिन आपको याद क्या रखना, इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा। पहली बात, 42 सबसे करेक्ट आंसर माना जाता है। अगर ये नहीं मिलता तो आपको 44 पर टिक करना, लेकिन आपको 42 प्रत्याहार ही अभी तक सबसे ज़्यादा बार बताए गए होंगे, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना। वैसे इतना इजी क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आता है। अब जो आपके मेन मेन प्रत्याहार हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका अच आ जाता है। अच क्या? सभी स्वर आ ई उ रिर री ए ओ ए ओ। हमने आपको बताया था 9 स्वर इसके अंतर्गत मुख्य रूप से रखे जाते हैं, जो कि सभी स्वरों को ग्रहण कर लेते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। इसके बाद आता है हल। ये दोनों सबसे ईजी हैं। हल में आपके सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। अगला यण। यण किसको कहा जाता है? तो ये अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है। या वा रा ला, ये आपके अंतस्थ व्यंजनों के समूह को यण प्रत्याहार में रखा गया है। सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में सभी आपके ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्णों को रखा गया है। शा शा सा हा। ठीक है, ये 4 वर्ण आपके सल के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद वम आता है आपका पंचम वर्ण, यानी कि जो आपका प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। इसे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यम कहीं कहीं लिखा जाता, कहीं कहीं इंग्यम बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना, 5 वर्ण आते हैं आपके, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण वो आपके इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका आता है झस। झस में प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है। झा भा घ ड़ ध, ये आपका चतुर्थ वर्ण आ जाता है इस प्रत्याहार के अंतर्गत झस में। अगला आपका आता है जस। जस के अंतर्गत तृतीय वर्ण आ जाता, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो आपका झस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता। ज व ग ण द, याद रखिएगा। आगे आता है खय। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो आता है वो खय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खा फा छा, ठा था चा, टा ता का पा, ये आपके पढ़ लीजिएगा। आप लोग अलग अलग भी इनको पढ़ सकते हैं, यानी कि का खा गा, इस पर का खा
चाछा, टाठा, ताथा, दाधा, ताथा, पाफा। ये आपके यानी कि मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो आपके क्षय प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। अगला आपका खर। खर के अंतर्गत क्या आता है, तो आपका खर के अंतर्गत दोस्तों अघोष वर्ण आ जाते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा तथा शा शा शा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमने आपको अघोष वर्ण बताए थे, वे आ जाते हैं। और शा शा शा, तीनों प्रकार का शा, ये आपके खर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हस के अंतर्गत, ये दोष नहीं, यहाँ पर घोष वर्ण है दोस्तों। घोष या फिर सघोष जिनको बोलते हैं, सघोष वर्ण हम बोलते हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को। इसके बाद ह य व र ल, यानी कि आपके सभी आ जाते हैं। एक तो कह सकते हैं हम लोग जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और हाँ ये आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, समझते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सफलता मंत्र मोबाइल ऐप से कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, काफ़ी लोगों की कॉल आ रही थी। आप सभी लोगों के लिए इस मोबाइल ऐप को हमने तैयार कराया है, हमने पेमेंट करके तैयार कराया। तो आप लोगों के सपोर्ट की उम्मीद है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्लास आगे भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रयत्न पर। तो प्रयत्न क्या होते हैं, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। किसको, वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रयत्न का नाम दे देते हैं। प्रयत्न आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ये दोनों आपके प्रयत्न के अंतर्गत आ जाते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपके 5 प्रकार होते हैं। स्पष्ट, स्पर्श के माध्यम से का से माँ तक के वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद स्पृष्ट यानी कि ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। ईसत विव्रत के अंतर्गत आपके अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि किसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। शा शा शाहा, ये आपके आ जाते हैं ईसत विव्रत के अंतर्गत। इसके बाद आपके चौथे नंबर पर विव्रत आ जाते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं स्वर आ ई उ ऋ री ए ओ ऐ ओ, यानी कि अच के अंतर्गत जो आते हैं वे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं संवृत। संवृत में इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, प्रयोग करने में ह्रस्व यानी कि आ का प्रयत्न संवृत होता है, किंतु शास्त्रीय प्रक्रिया में आ का प्रयत्न विव्रत रहता है। यानी कि संवृत आपको याद रखना, मुंह के द्वार बंद होकर वायु का प्रवाह रुक जाता है, इस प्रकार से याद रखते हैं। ये आपका अभ्यंतर प्रयत्न कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न पर। बाह्य प्रयत्न क्या होता है, उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकालते समय होती है। बाह्य प्रयत्न यानी कि बोलते समय जो कि ध्वनि या कह सकते हैं प्रयत्न लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न का नाम देते हैं। इनकी संख्या जो होती है, इनके प्रकार जो होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए जल्दी से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। यहाँ त्वरित नहीं है दोस्तों, स्वरित है। ये आपके प्रकार होते हैं बाह्य प्रयत्न के। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको 100% क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो तो जल्दी से समझते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपके लिए लगातार कोशिश करते हुए क्लासेस ला रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा। पहले चैप्टर को, उसके प्रैक्टिस सेट को अगर ना देखा हो तो जरूर देखेगा। हमारे साथ सभी क्लासेस को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर टेट आपके 120 प्लस की तैयारी यहीं कराई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।